नमस्कार मित्रों। आज हम लोग समास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग समास के फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने बोला था किसी एक ही वीडियो में पूरा समास कंप्लीट करेंगे, पर नहीं हो पाया था। समास थोड़ा सा लंबा चलता है, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने समास के पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके उन वीडियोज को देख लीजिए। फिर उसके बाद ये पार्ट 2 देख लीजिएगा। इस पार्ट 2 में आप समास को पूरा कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में, समास के पार्ट 1 हम लोगों ने अविभाज्य समास पढ़ चुके हैं, द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं, बहुब्रीहि समास पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, और जो पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप नहीं देखे जाके पहले इन तीनों समास को समझिए। और आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास को पढ़े हैं। हम लोगों ने समास जब पढ़ा था तो हमने समास को आपको बताया था प्रधानता के आधार पर समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पे। तो जिसमें हमने देखा था कि अविभाज्य समास में जो है ये पूर्व पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अविभाज्य समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने ये तीनों समास पढ़ चुके हैं, पूर्व पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद होता है, जिसको आप लोग समास को पूछे कि समास कितने भेद होते हैं तो आप जो कहते हैं 6 भेद, वो तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद को जोड़ करके कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने? 2 भेद होते हैं। एक का नाम होता है, यानी कि इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और एक का नाम होता है कर्मधारय समास। ठीक है, अब इसे ध्यान से पढ़िएगा। एक द्वंद्व समास और क्या होता है? कर्मधारय समास। चलिए इसको पढ़ने के लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला समझते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। चलिए इसको हम एक पीडीएफ सबको समझ जाते हैं, अच्छी बात समझ आएगा। देखिए, हम लोगों ने आज पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, सॉरी, हाँ, देखिए तत्पुरुष समास में अगर देखें तो तत्पुरुष समास में जिस समास, देखिए तत्पुरुष समास में यानी जिस समास का पूर्व पद, कौन से पद? पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद यानी पहले वाला पद प्रधान हो, ठीक है, तथा उत्तर पद यानी कि दूसरा वाला पद, पूर्व पद गौण, नहीं पूर्व पद क्या हो? गौण, यानी प्रधान नहीं हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसके समास विग्रह में, इसके समास विग्रह में पूर्व पद, इसके समास विग्रह में, इसके समास विग्रह में, हाँ चलिए, इसके समास विग्रह में जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? कारक चिन्ह होता है। इसके समास पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब इसके समास पद बनाते हैं, जब जोड़ते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक व्याधिकरण या फिर कारक तत्पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और एक का नाम होता है समाधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए, व्याधिकरण या इसे कारक तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। ठीक है, जो कारक चिन्ह पर आधारित होता है। किस पे? कारक चिन्ह पे। तो पहले हम लोग व्याधिकरण पढ़ते हैं, ठीक है, फिर समानाधिकरण भी पढ़ेंगे। देखिए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं।
तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं, एक व्याधिकरण कारक तत्पुरुष और एक समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, ये तो 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार है वह है कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बीच को कारक चिन्ह रहता है। इसके समास वगैरह में कौन सा चिन्ह रहता है, को कारक चिन्ह रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर इसके समास विग्रह करें तो उसके बीच को कारक चिन्ह आता है। जैसे गगनचुंबी अर्थात गगन को चुमने वाला, ये सीधा सा अर्थ है। इसमें उत्तर प्रश्न धारने, जैसे गगनचुंबी यानी गगन को चुमने वाला, आकाश को चुमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। तो को कारक चिन्ह आया तत्पुरुष। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, इसका विग्रह करने से सीधे आपको कारक चिन्ह आएगा, को आ रहा। यह तत्पुरुष समास है। मनोहर, मन को हरने वाला, तत्पुरुष समास। गृहागत, गृह को आगत, ये भी आपको तत्पुरुष समास है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला मुंह तोड़ होता है, जो तत्पुरुष समास है। विरोध जनक, विरोध को जन्म देने वाला विरोध जनक कहलाता है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला कमर तोड़। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। तो ये सभी आपके जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। किसके, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसके बाद दूसरा आपने देखा, ये 6 प्रकार के होते हैं व्याधिकरण कारक तत्पुरुष। तो पहला आपने देखा कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा है करण अथवा तृतीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। इसके पूर्व पद के साथ ये से या फिर के द्वारा जुड़ा होता है। से कारक चिन्ह या फिर के, यानी से कारक चिन्ह या फिर के द्वारा के साथ जुड़ा होता है। देखिए करण तत्पुरुष या कारक चिन्ह के द्वारा या फिर से जुड़ा होता है, जो यहाँ लिखा गया। देखिए तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत तुलसी कृत कहलाता। रस भरा यानी रस से भरा, ये सभी तत्पुरुष समास है। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित क्या कहलाता है, रेखांकित। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित यानी हाथ के द्वारा लिखा गया, हस्तलिखित कहलाता है। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, दोषपूर्ण। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, अभावग्रस्त कहलाता है। भयभीत यानी भय से भीत। अब देखिए से कारक चिन्ह आ रहा है, से आ रहा है, से आ रहा है, द्वारा आ रहा है, के द्वारा आ रहा है, से आ रहा है, के द्वारा आ रहा है। तो ये सब को पहचान कर आप कह सकते हैं ये तत्पुरुष समास है। कौन से, करण तत्पुरुष। अब है करुणापूर्ण यानी करुणा, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण। रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। शोक से आकुल, शोकाकुल। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मुंह से मांगा हुआ, मुंह मांगा। ठीक है, ये सभी आपके करण तत्पुरुष हैं। अब इसके बाद चलिए हम थोड़ा सा और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तीसरा हम चलते हैं। तीसरा है हमारा संप्रदान अथवा चतुर्थ तत्पुरुष, संप्रदान अथवा चतुर्थ तत्पुरुष। देखिए इसमें पूर्व पद के साथ ये के लिए कारक चिन्ह जुड़ा होता है। कौन से, के लिए कारक चिन्ह जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण, जैसे गौशाला, जैसे गौ के लिए शाला क्या कहलाता है, गौशाला। रसोई घर, रसोई के लिए भवन यानी रसोई भवन, ये रसोई घर। हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री। देखिए सब में के लिए आ रहा है, ये कैसा है, संप्रदान अथवा तत्पुरुष। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र क्या कहलाता है, समाचार पत्र। पाठ के लिए शाला क्या कहलाता है, पाठशाला। देश के लिए भक्ति क्या कहलाएगा, देशभक्ति। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। रण के लिए भूमि, रणभूमि। न्याय के लिए आलय, न्यायालय। यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी। ये सभी आपका संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो ये तो तीसरा हो गया। अब एक चौथा प्रकार इसका है अपादान अथवा पंचम तत्पुरुष, अपादान अथवा पंचम तत्पुरुष। देखिए इसमें पूर्व पद के साथ से, पूर्व पद के साथ से या फिर अलग होना कारक चिन्ह लगा होता है। जैसे राजद्रोह यानी राज से द्रोह करना, अलग लिंग से राजद्रोह। गुण से युक्त होना, गुण युक्त। नेत्र से हीन होना, नेत्रहीन। कर्म से विमुख होना, कर्म विमुख। ऋण से मुक्त होना, ऋण मुक्त। बल से हीन होना, बलहीन। धन से हीन होना, धनहीन। स्थान से भ्रष्ट होना, पद भ्रष्ट कहलाता है। पाप से रिक्त होना, पाप मुक्त। हृदय से हीन होना, हृदयहीन। ये सभी जो आप देख रहे हैं समस्त पद, ये सभी आपका अपादान तत्पुरुष समास है या पंचम तत्पुरुष समास कह सकते हैं। अब आपका पांचवा है संबंध अथवा षष्ठ तत्पुरुष। पांचवा क्या है, संबंध अथवा षष्ठ तत्पुरुष। इसमें पूर्व पद के साथ ये का, की या के कारक चिन्ह होता है। क्या, इसमें पूर्व पद के साथ ये का, की, के कारक चिन्ह अगर इसका विग्रह करेंगे तो। अब देखें देवालय,
देव का आलय देवालय, मुख दर्शन मुख के दर्शन मुख दर्शन, कन्यादान कन्या का दान कन्यादान, अन्नदान मतलब अन्न का दान अन्नदान होता है, श्रमदान श्रम का दान श्रमदान, सत्य प्रतिज्ञा सत्य की प्रतिज्ञा सत्य प्रतिज्ञा, कृष्णांगी कृष्ण का अंग कृष्णांगी, वीर कन्या वीर की कन्या वीर कन्या, ऋषि कन्या ऋषि की कन्या ऋषि कन्या कहलाती, मन मन की स्थिति मन स्थिति, आत्म का ज्ञान आत्मज्ञान, जल की राशि जल राशि, घोड़े का स्वार घुड़सवार। तो अब देखिए सब में का की के कारक किनारा तो जिसकी वजह से कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो चलिए छठा पे चलते हैं। देखिए छठा आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये सब व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। अधिकरण अथवा सप्तम तत्पुरुष है, इसमें पूर्व पद के साथ में या पर कारक जुड़ा होता है, में या पर कारक विग्रह करने का। जैसे आप बीती अपने पर बीती आप बीती, पुरुषोत्तम शास्त्र प्रवीण शास्त्रों में प्रवीण शास्त्र प्रवीण, शरणागत शरण में आगत शरणागत, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ, सिर में दर्द सिर दर्द, ईश्वर पर अधीन ईश्वराधीन, ऋषियों में राजा ऋषिराज, सर्व में व्याप्त सर्वव्याप्त, देव पर आश्रित देवाश्रित, आत्म पर केंद्रित आत्म केंद्रित आत्म केंद्रीय। तो ये जो देखें ये सभी में आपका पर में अब देख समय में पर में पर ये सब जो देख रहे हैं इसको देख कर आप कह सकते हैं ये अधिकरण तत्पुरुष या सप्तम तत्पुरुष समास है विग्रह करने के बाद। अब यहाँ से आप लोगों को जो सबसे प्रमुख बात हमने बताया कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। सर वो तो बात आप बताए ही नहीं, सभी का विग्रह बताया, सभी के उदाहरण दिखा दिए, सभी उदाहरण हमने पढ़ के सुन लिए, लेकिन तत्पुरुष समास हम जो कहते हैं उत्तर पद प्रधान, ये बात कहाँ बताया? सबसे प्रमुख बात हमारे ख्याल से आप लोगों ने शुरुआत में सोचे होंगे सर तो बताइए। अब जरा ध्यान से देखिए, इस चीज को हम कुछ साधारण से शब्द से लेते हैं जिसको आप समझ पाए, कुछ साधारण शब्द उपयोग। हाँ यहाँ देखिए ऐसे शब्द लेते हैं जिससे कि जिसका अर्थ शायद आप लोग समझ पाए। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे लिखे हैं देवालय, क्या है देवालय। अभी आप विग्रह वगैरह नहीं देखना, केवल शब्द को देखिए। हमने बताया तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जब उत्तर पद जब प्रधान होता है, जैसे हम इसको लेते हैं देवालय देवालय, ये देखे तो दो शब्द निकलना, एक शब्द यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा देव, और एक शब्द इसका अगर विग्रह करें तो ये हो जाएगा आलय। ठीक ना, ये इसको अगर लेकर के आप करें ये क्या हो जाएगा आलय। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देवालय। तो अगर देखें तो देव का आलय अगर इसको करें तो अब इसमें बता सकते हैं देव का आलय, आलय का मतलब घर होता है, देव मतलब ईश्वर होता है, ईश्वर का आलय ईश्वर का घर। तो साधारण हम लोग मंदिर का नाम जानते हैं, सर अर्थ बता रहे हैं तो बहुब्रीहि समास में रख दे क्या? नहीं, आपको बहुब्रीहि समास रखने की जरूरत नहीं है, ये तत्पुरुष समास का ही है। तो आपने यहाँ जो देख रहे हैं कि देवालय शब्द है, इसमें एक शब्द देव और दूसरा शब्द आलय। तो आप अपने मस्तिष्क में इस बात को बनाइए जब भी हम देवालय कहते हैं तो किसकी ओर मेरा इंगित होता है? क्या वो देवालय जो घर है जो मंदिर है उस पर आपके ध्यान जा रही है, क्या उसके भीतर रखे उस मूर्ति या उस भगवान पे पर ध्यान जा रहा? तो आप कहेंगे सर नहीं, देवालय जैसे कह रहे हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में इस बात कर रहा है जो वो घर बना हुआ है, जो भगवान जो मंदिर बना है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये होता है देवालय। जैसे एक और एग्जाम्पल ले तो आपने देखा कि दूसरा वाला पद प्रधान, इसी की मेरे मन मस्तिष्क में चित्र बन रहा। अब जैसे देखिए हमने कहा घुड़सवार, क्या ले रहे हैं घुड़ सवार। अब ध्यान से देखिए सर घुड़सवार मतलब घोड़े का सवार, घोड़े का सवार क्या होता है तो घुड़सवार। अब इसमें देखिए मेरा कौन सा पद प्रधान है, देखिए एक घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब सवार करने वाला। जैसे घुड़सवार बोल रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या होगा? वो घोड़ा का चित्र आपके मस्तिष्क में आ रहा है या वह व्यक्ति जो घोड़ा को चला रहा है? घुड़सवार किसे कहते हैं? जो घोड़ा चलाता है, जो घोड़ा को कंट्रोल करता है उसे तो घुड़सवार कहते हैं। जो घोड़े का सवारी करता है उसे तो घुड़सवार कहते हैं। तो आपके मस्तिष्क में वो सवारी का याद आ रहा है, आपके मन मस्तिष्क में किसी चित्र बन रही है, घोड़े का नहीं बल्कि उस पर बैठे वो व्यक्ति के, घोड़े पर बैठे व्यक्ति का चित्र आपको मस्तिष्क में भर रहा होगा। तो ये जो उभर रहा है सवार, वो जो सवारी को भर रहा है, इसकी वजह से ये क्या हुआ दूसरा पद प्रधान है। बात समझे कि नहीं? बात समझ में आ गया?
तो जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर जैसे एक शब्द लेते हैं, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, जैसे हम लेते हैं अन्न दान। क्या लेते हैं? अन्न दान। अगर आप इसका विग्रह करें, देखिए अन्न दान यानी अन्न का दान। अब जैसे अन्न का दान, जैसे किसी को दान करा, आपको मन में क्या आ रहा है? वो अनाज की बातें आ रही है, या जो दान दे रहे हैं उसका छवि आपको मस्तिष्क में बनेगा? किसका? उस अनाज का छवि बन रहा है, या जो दान दे रहे हैं, ठीक है, वो दान जो महत्व रखा है, क्या दान का छवि बनेगा? आप कहते हैं मेरे दोनों में तो दान का महत्व रहा, मतलब सॉरी, जीवन के बात बोली, हमने बताया कि अन्न दान, मतलब सीधी सी बात, अन्न का यहाँ नहीं महत्व रखे जा रहे हैं, यहाँ दान का महत्व रखे जा रहे हैं। इस वजह से द्वितीय पद आपका प्रधानता है। तो इस आधार पे अगर आप सोच पा रहे हैं तो फिर आपका उत्तर प्रधान समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अक्सर देखते हैं बहुत सारे कहते हैं कि नहीं मैं समझ गया ये वो, लेकिन नहीं समझ पाते जो वास्तविकता है। ठीक है, जैसे एक शब्द लेते हैं, देखिए बहुत अच्छा सा है, जैसे वीर कन्या, बहुत ही साधारण सा शब्द है, हम कोई भारी वर्ड ले ही नहीं रहे। पहले सरल शब्दों को आप समझिए, सरल शब्दों से जानकारी लीजिए, फिर धीरे धीरे आप जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों का आप अर्थ को समझिए, क्योंकि ये जितने सारे शब्द हैं, हर एक शब्दों को एक एक करके व्याख्या करना समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे कोई आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक आपको 4-5 शब्द बता दिए और वो चल देंगे, नियम आपके सामने है, बोलेंगे ठीक है सर मुझे तो आ गई। लेकिन इसे वास्तविकता अर्थ समझने के लिए, एक अच्छे इसके जानकार होने के लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। हम आपको केवल एक रास्ता दिखा सकते हैं, या कोई शिक्षक आपको एक रास्ता बता सकते हैं कैसे हो सकते हैं। जैसे देखिए वीर कन्या, अगर आप देखें इसमें कौन से पद की आपकी प्रधानता दिख रही है? वीर कन्या मतलब वीर की कन्या, कोई महान पुरुष है, कोई वीर है, उसकी बेटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपके मन मस्तिष्क में क्या उस जैसे वीर है उनकी बात आ रही है, कोई महान पुरुष की, या उसकी जो बेटी है कन्या उसकी चित्र आ रही है? तो किससे का? वीर कन्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वीर कन्या। तो अब सीधे करते हैं कि उस कन्या का चित्र आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये द्वितीय पद प्रधान है। कौन से पद प्रधान है? द्वितीय पद इसमें प्रधान है। और एक सबसे सरलतम शब्द जिससे आप समझ सकते हैं, जैसे राजकुमार, जैसे बोलेंगे राजकुमार। अब इसमें देखिए राजकुमार मतलब राजा का कुमार, राजकुमार। अब इसमें ध्यान से देखिए आप लोग कि कौन से पद की प्रधानता है, राजा का या कुमार का? क्या वो राजा का चित्र आपको मस्तिष्क में आएगा, या उसके बेटे जो राजकुमार है उसका चित्र आएगा? तो कहेंगे नहीं सर राजा का नहीं, कोई मतलब नहीं, राजा का बेटा है तो राजकुमार है, तो उस बेटे के यानी कुमार का चित्र आ रहा है। इस वजह से ये द्वितीय पद यहाँ पे क्या है? प्रधान है। ठीक है, एक और चीज, तो एक और सरलतम बात, फिर ये सरलतम वर्ड लेते हैं, जैसे रसोई घर। अक्सर सुनेंगे रसोई घर। चलिए रसोई घर, आप जरा इस शब्द को ध्यान से देखिए और पढ़िए और इसमें बताइए कौन सा प्रधान है। अब यहाँ देखिए दो शब्द, एक रसोई, दूसरा घर। जैसे हम बोले रसोई घर, आपके मस्तिष्क में क्या हो रहा है? उस रसोई का चित्र बन रहा है जिसमें खाना है, रसोई के रूप में जो भी दाल चावल सब्जी आदि चीजें बनते हैं उनकी चित्र बन रहे हैं, या उस घर की चित्र बन रहा है जिसके भीतर खाना बन रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं जिसके भीतर खाना बन रहा है, मुझे उस घर की चित्र मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं, मुझे उस घर के बारे में सोच पा रहा हूँ। तो ये जो घर के बारे में सोच पा रहे हैं यही है घर की सी प्रधानता हो गई। बात समझ पा गए? उस घर की जो आ रहे हैं ये घर की ही प्रधानता, यानी द्वितीय पद इसमें क्या है? प्रधान है। तो अगर अब भी आपके मस्तिष्क में किस प्रश्न है तो उन प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं इनको देखूंगा और इसके जरूर उत्तर देने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी जो हम जो बताए ये सभी किस पे बताया? अभी हमने जो बताया कि तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे जो हम बताए, तत्पुरुष समास के देखिए हम बड़े ही सरलतम रूप से आपको बताए हैं। तत्पुरुष समास के जो है 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष या जिसको कारक तत्पुरुष कहते हैं, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा व्याधिकरण तत्पुरुष। अब जो है हमने व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद को पढ़ चुका, व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब जो आगे आप लोग कहते हैं उस चीज को जानते हैं, समानाधिकरण, सॉरी
चलिए ये तो अब जानेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए ये है समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष जो समास है ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब जो कह रहे थे ना सब द्विगु समास और कर्मधारय समास कहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, यह तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास यह दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार होते हैं, एक द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। ठीक है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास। हमने व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद जिसको कार्य तत्पुरुष कहते हैं उसको पढ़ लिए, उसको समझ लिए। अब है समानाधिकरण तत्पुरुष। इसमें भी कौन से पद प्रधान होंगे, तो कहेंगे सर इसमें भी जो पढ़ेंगे ये सभी का उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि उसी का भेद है। उत्तर पद प्रधान होंगे मतलब दूसरा वाला पद क्या होगा, प्रधान होगा। सॉरी, हाँ ये क्या होंगे, इसमें भी उत्तर पद का ही प्रधानता होगा। बात समझे? तो चलिए हम यहाँ पे जो द्विगु समास नाम से ही क्लियर है। जैसे द्विगु तब नाम से जैसे 2 4 कहते हैं ना, मतलब इसमें गिनती वाला संख्या आएगा। यानी अब इसका उदाहरण देखिए, द्विगु समास में द्विगु समास में पूर्व पद गौण यानी पूर्व पद प्रधान नहीं होता। गौण का मतलब होता अमुख्य, यानी वो प्रधान नहीं है, तथा उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान होता है किंतु इसका पूर्व पद सदैव संख्यावाचक होता है। पहचान सबसे बड़ी यही है, इसका जो पूर्व पद है हमेशा संख्यावाचक। संख्या मतलब समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब तो अक्सर हिंदी में तो रहेगा नहीं, तो कई बार संस्कृत में रहता है। जैसे एक का, द्वि, तृतीय, स्तरीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नव, 10 इस तरह का हो सकते हैं, है ना। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नव, 10 ऐसे हो सकता है। बात समझे? या 1 2 3 4 करके इस तरह करके हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में याद करेंगे, द्विगु समास में सीधा सा परिभाषा देखिए, 2 लाइन का है, परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। द्विगु समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं, किंतु इसका पूर्व पद सदैव संख्यावाचक होता है। ये द्विगु समास में यानी कि सदैव क्या बोल रहे हैं, संख्या। सदैव का मतलब होता है हमेशा ही संख्यावाचक होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। द्विगु समास इस जैसा अलग हो जाता है। सबसे सरलता में समास यही है। अगर आप देखिए पंचवटी, आपको पता होना चाहिए पंच का मतलब 5 होता है। जैसे ही 5 संख्या देखिए आप बता देंगे क्या है, द्विगु समास। विग्रह करेंगे तो 5 बटो, वट का मतलब वृक्ष होता है, 5 बटों वाला स्थान पंचवटी कहलाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा। अब देखिए संख्या, चौ का मतलब 4 होता है। त्रिफला, त्रि का मतलब 3 होता है। संख्या आया, तब बता सकते हैं द्विगु समास। 3 फलों का समाहार त्रिफला। द्विवेदी, द्वि का मतलब 2 होता है, यानी 2 वेदों को जानने वाला। क्या हो गया, द्विगु समास। नवग्रह, नव का मतलब 9 होता है, ठीक है। नवग्रहों का समाहार क्या हो गया, द्विगु समास। त्रिभुवन, त्रि का मतलब 3 होता है, 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन। त्रिवेदी, त्रि का मतलब 3, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। त्रिकाल, त्रि का मतलब 3। साफ से देखिए सब में संख्या आपको दिख जाएगा। 3 कालों का समाहार क्या कहलाता है, त्रिकाल। चवन्नी, यहाँ जो चव का अर्थ है ये क्या है, 4 है। क्या है, 4, यानी 4 अणुओं का समाहार, यानी द्विगु समास। सप्तरंग, देखिए 7 आ गया ना, क्या आ गया, द्विगु समास। चतुर्वेदी, यानी चतुर का मतलब 4 होता है, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जहां जहां संख्या आया आपको द्विगु समास बताते चलिए। एकांकी, यानी एक आया ना, आपके 1 अंक का नाटक, ठीक है, ये क्या आपका द्विगु समास। तिराहा, ती का मतलब 3, यानी 3 राहों का समूह तिराहा, ये भी आपका द्विगु समास। त्रिपाठी, 3 पठों को जानने वाला त्रिपाठी, जब क्या द्विगु समास। तिमाही, 3 माह के बाद आने वाली तिमाही, ठीक है। जैसे नवरत्न, संख्या आ गया, 9 रत्नों का समाहार द्विगु समास। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह द्विगु समास। चतुर्युग, 4 युग का समूह क्या कहलाता है, चतुर्युग। संख्या आ गया ना। अब ये तो प्रमुखता यहाँ थे। अब कुछ खास बात ये जो है ये सबसे बड़ी खास बात है। देखिए ये जो हम अभी रेड पेन से, सॉरी कहाँ चले गए, हाँ ये रहा। अब ये जो यहाँ से ये जो देख रहे हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें एक से अधिक समास आते हैं, जो अक्सर समास को लेकर कंफ्यूजन, ये सबसे बड़ी इसका जड़ है। अगर इसको समझ पाते हैं तो फिर आपका समझिए समास बहुत ही आपके कंट्रोल में रहेगा। ये सारे शब्दों में एक से अधिक समास हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपको पीछे पढ़ाए होंगे दशानन,
ठीक है, दशानन का मतलब रावण होता है, जो बहुब्रीहि समास में पढ़ा है। अब देखिए दशानन यहाँ पे जो देखिए 10 संख्या आ रहा है, 10 क्या आ रहे हैं, संख्या आ रहे हैं। अब जो है दशानन है 10, ये आपका द्विगु समास भी है क्योंकि संख्या आ रहा है। बात समझे? जैसे यहाँ पे देखिए त्रिलोचन, 3 संख्या आ रहा है, त्रिलोचन ये 3 लोचन वाला, ये भी आपका द्विगु समास है। लेकिन त्रिलोचन जो है 3 आंखों वाला शिव को भी कहा जाता है त्रिलोचन। तो इस आधार पे अगर उसका अर्थ के आधार पे देखें, फिर ये बहुब्रीहि समास में चले जाएंगे। दशानन अगर देखे अर्थ के आधार पे तो फिर आपका किस में चल जाएगा, बहुब्रीहि समास में चल जाएगा। जैसे पंचानन, पंचानन 5 आनंद का समूह, आनंद मतलब मुख होता है, 5 आनंद का समूह, तो ये भी आपका, ये भी ये द्विगु समास में, ठीक है, 5 देख करके। लेकिन अगर अर्थ के आधार पे देखे तो ये आपका कहाँ चल जाएगा, फिर ये बहुब्रीहि समास में चल जाएगा। चतुरानन 4 आनंद का समूह, यानी 4 मुख का समूह, जो किसका है, ब्रह्मा का भी है, तो ये इस आधार पर देखे तो फिर बहुब्रीहि समास में जाएगा। लेकिन अभी चतुरानन क्या है आपका, ये सभी अभी आपका द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, संख्या को लेकर। जैसे अष्टभुज 8 भुजाओं वाली, जैसे दुर्गा को भी 8 भुजाओं वाली कही जाती है, ये आपका क्या हो सकते हैं, अभी ये इस आधार पर द्विगु समास है। लेकिन अगर देखें अर्थ के आधार पर फिर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे षडानन 6 आनंद का समूह, 6 मुख का समूह, अक्सर इनको देखे होंगे, शायद कार्तिक का 6 आनंद का मुख, तो शायद इस आधार पर से शायद हो सकता है षडानन, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। षडाननी की 6 आनंद का समूह, ये आपका अभी जो 6 देख रहे हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं ये द्विगु समास है। लेकिन इसका अर्थ के आधार पर देखें फिर कहाँ पहुंच जाएगा ये, बहुब्रीहि समास में। तो जैसा ऑप्शन थे वैसा उत्तर दीजिएगा। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, ठीक ना, अब ये क्या है, द्विगु समास। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर देखें फिर ये बहुब्रीहि समास। तो ये जो समास देख रहे हैं, ये समास आपका द्विगु समास भी हो सकता है और ये आपका बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। और इसी में और कुछ आते हैं जो समास कुछ कर्मधारय में भी चल जाते हैं, जो भी अभी आपको आगे भी बताएंगे। ठीक है, बात समझे नहीं? तो आपका द्विगु समास आपने समझ लिया। ये समास में एक से अधिक ऐसे शब्द हैं जो आपका बहुब्रीहि में भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कहिए सर इसका उत्तर हमको थोड़ा सा बता दीजिए, समझा दीजिए कैसे हो सकता है। तो देखिए इस समास में आपको प्रधानता के आधार पर देखेंगे तो थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, क्योंकि सभी बच्चों को समझ नहीं आती है। तो आप इस समास में समझने के लिए सबसे सरलतम जो तरीका आता है, आप संख्या देखिए, संख्या देखिए अब बताइए द्विगु समास है। ऐसे जो प्रमुख उदाहरण है सभी उदाहरण यहाँ लिख चुके हैं पीडीएफ में, अब यहाँ से देख लीजिएगा। अगर फिर भी अगर कहते हैं तो हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ले हाँ, जैसे एक उदाहरण ले, जिस सप्तरंग, जिससे आप आराम से समझ पाएंगे। क्या लिखें, सप्तरंग, ठीक है, जैसे 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह, जैसे सप्तरंग की बात करें तो आपका मस्तिष्क में क्या आएगा, वो 7 का संख्या आएगा या वो रंग की बात आएगी। तो आप कहेंगे सर मुझे 7 की संख्या नहीं, मुझे जो है जैसे सप्तरंग कहता है मेरे मस्तिष्क में आता है वो ये रंग 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 क्या आता है, रंग। जैसे रंग आता है तो हम क्या कहते हैं, उत्तर पद प्रधान है। कौन सी पद प्रधान है, यानी रंग की प्रधानता रही है, उत्तर पद प्रधान है। अब कोई इनमें से महान पुरुष होंगे जो कहेंगे नहीं सर मेरे मन में तो सर 7 भी आ रहा, रंग भी आ रहा, फिर आपकी ये समास समझना आपकी बस की बात नहीं। ठीक है, तो फिर आपके लिए एक ही उपाय बचता है, इन सारे समास को कॉपी में उतारिए, इसको 4, 5, 10, 20 बार जितना हो सके उतना बार पढ़िए, याद कीजिए, समझिए। क्योंकि समास कोई शरबत की चीज है नहीं कि चीनी डाले घोले और सर झट से पी लिए। इसके लिए अभ्यास करनी पड़ती है, इसके अर्थ को समझना पड़ता है, शब्दों को समझना पड़ता है, शब्द में शोध करना पड़ता है, तब समास क्लियर होती है। ठीक है, कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े बड़े कवि हैं जिनको अब भी अगर कुछ शब्द आ जाए ना उन शब्दों में, तो आज भी उन्हें सोचना पड़ता है कि इनमें किस समास में रखा जाएगा, क्योंकि इनके लिए कोई परफेक्ट रूल या कोई नियम नहीं बना है, ये शब्द के अर्थ पे आधारित है। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ की अगर जानकारी सही से हो पा रही है फिर समास कुछ भी नहीं है। अगर शब्दों की जानकारी नहीं हो पा रही है फिर बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और अभी तो आप नई नए मान लीजिए सीख रहे हैं, बोल रहे समास, कई बार सुने समास शब्द का है तो कहते हैं समास बहुत आसान है। समास वाकई में आसान है, ठीक ना, हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सरलतम है, ठीक ना। बस इतनी सारे समास है जिसको आराम से समझ सकते हैं और क्लियर है। चलिए तो अब इनके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो समान अधिकरण तत्पुरुष समास का पहला भेद द्विगु समास पढ़ लिया, अब दूसरा भेद है कर्मधारय समास।
दूसरा क्या है, कर्मधारय समास, जिसको छठा समास भी आप कह सकते हैं। देखिए कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए पूर्व पद, हाँ पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। उपमान उपमेय का मतलब क्या हो गया कि किसी के साथ तुलना किया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात बताई जाए तो इसमें तुलना का संबंध होता है। बात समझे, इनमें किसका संबंध होता है, तुलना का एक वर्ष से संबंध होता है। विशेष से विशेष अथवा उपमान उपमेय का मतलब है सीधे तुलना का संबंध। जैसे घनश्याम, घनश्याम का मतलब उपमान क्या है, घन के समान है, तुलना किया गया। उपमेय क्या है, इसमें श्याम है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, तत्पुरुष मान। जैसे कमल नयन, कमल के समान, कमल के समान जिसका क्या है, नयन है, उपमेय है विशेष, ठीक ना, उपमेय। तो ये आपका क्या हो गया, कमल नयन। जैसे कर कमल, जो कर कमल के समान, कर है, कर का मतलब हाथ होता है। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास है। अब ये भी थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि इनमें भी बहुत सारी परेशानियां होती है। तो हम सबसे पहले एक बार ऐसा करते हैं, विशेषण विशेष तो ऐसे पढ़ने के मिल जाएगा, तो विशेषण विशेष कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक खास चीज लिखते हैं जो आप समझ सकते हैं इनको। हाँ, जो आप देख रहे हैं तो उपमान उपमेय, ये बात है कि आप ये उपमेय क्या होता है, ठीक है, और उपमान क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, उपमेय। उपमेय लिख देते हैं। देखिए जो उपमेय कहते हैं वह मुख्य वस्तु, वह मुख्य वस्तु जिसके बारे में, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, की जा रही है, सॉरी की जा रही हो, सॉरी हाँ, की जा रही हो, वह उपमेय होता है, वह उपमेय होता है, उपमेय होता है। ठीक है, वह मुख्य वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही हो वह उपमेय होता है। जिसके बारे में बात करते हैं ना वो क्या होता है, उपमेय। हम किसके बारे में कर रहे हैं, जैसे यहाँ तो उदाहरण में कहते हैं जैसे घन श्याम, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। घन के समान कौन है, श्याम है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उपमेय है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, किसके बारे में, नयन का मतलब आंख होता है, हम आंख के बारे में बात कर रहे हैं कि नयन, यानी नयन जो आंख जो है वो कमल के समान है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका वो आपका उपमेय होता है। अब जस्ट एक शब्द और आया आपका उपमान, ठीक है। अब उपमान क्या होता है ये भी समझिए, ये भी बड़ा सरलता है। वह मुख्य वस्तु, लिखिए वह मुख्य वस्तु जिससे, सॉरी, वह मुख्य वस्तु जिससे उसकी तुलना की जा रही हो, की जा रही हो, वह उपमान होता, वह उपमान होता है। बस समझे, यानी उपमेय जो होता है वह मुख्य वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही हो वो उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, वो मुख्य वस्तु जिससे उसकी तुलना की जा रही हो वह उपमान होता है। बात क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने अब बात करें कमल नयन, कमल के समान नयन, किसकी तुलना कर रहे हैं, नयन की तुलना कर रहे हैं। ये कमल के समान तुलना कर रहे हैं, कमल से तुलना कर रहे हैं किसकी, नयन की। जिसकी तुलना की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो उपमेय है। जिससे उसकी तुलना की जा रही है, जिससे उसकी तुलना की जा रही है वो आपका उपमान हो गया। जिससे क्रोध अग्नि, यानी क्रोध रूपी अग्नि, ये भी आपका क्या है,
कर्मधारय समास है। जिस चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान जिसका मुख है वो चंद्रमुख। आपको समझना पड़ेगा, जैसे चंद्रमुख बात की है, आपको समझना पड़ेगा चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, यानी मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से। जिससे तुलना की जा रही है वो आपका उपमान हो गया, और जिसकी तुलना हो रही है वो आपको उपमेय हो गया। सीधी सी बात है। नरसिंह, नर रूपी सिंह, तो सिंह की यानी सिंह जो है वो नर के समान है, तो नर की तुलना की यानी सिंह का तुलना नर से किया जा रहा है, तो नर हो गया उपमान, सिंह हो गया आपको उपमेय। इसी प्रकार से देखिए विद्याधन, विद्या रूपी धन, धन की तुलना किससे की जा रही? विद्याओं से। तो विद्या रूपी धन आपका उपमान और उपमेय है। जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल, कनकलता, कनक रूपी लता, कनक लता होता है। देह लता, देह रूपी लता, देह लता। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचनामृत कहलाता है। ये तो हो गया उपमान उपमेय, जो कि इसकी पहली विशेषता थी, उपमान उपमेय का संबंध पाए। दूसरा है विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध। ये विशेषण विशेष क्या होता है? देखिए विशेषण विशेष में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो, देखिए जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष होता है, और विशेष की जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण होता है। जो विशेष की जो गुण बताया जा रहा है वो विशेषण होता है, लेकिन जिसके गुण बताया जा रहा है वो विशेष होता है। सीधे देखिए महाकवि, महान है जो कवि, कवि कैसा है? महान है। क्या है? महान है। तो कवि की विशेषता क्या है? महान होना, ये विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष है, जिस कवि की विशेषता ये विशेष है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब आकाश होता है, आकाश जो पीला है, तो पीला है विशेषण, और विशेष क्या हो गया? अंबर, नीलांबर में। ठीक है, देखिए नीला है जो अंबर, यह है नीलांबर, ठीक ना। तो इसकी तुलना हो रही है। जैसे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, ठीक ना, तो उत्पल का तुलना किससे? नीला से। जैसे महादेव, महान है जो देव, देव की तुलना किससे हो रहा है? महान से। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है, इसकी गुण बताया जा रहा है नीला होना। रक्त लोचन, रक्त अक्षर लाल है जो लोचन, लोचन का मतलब आंख होता है, जिसकी आंख लाल है यानी कि रक्त लोचन। जैसे महान पुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की तुलना किससे हो रही है? महानता से। ठीक है, तो विशेषण हो गया, इसको विशेष है। वीर बाला, वीर है जो बाला, बाला की विशेषता क्या हो रहा है? वीर से हो रही कि इसकी जो ये विशेष हो गया, आपको विशेषण हो गया। नवयुवक, नया नया है जो युवक, तो युवक कैसा है? नया नया, नया नया जो युवक है, तो युवक की तुलना नया नया से हो रही है, तो ये विशेषण हो गई, और युवक आपका विशेषण। तो ये आपका 6 का 6 समास खत्म हो गया। अब एक और समास है जो थोड़ा सा आपको पढ़ लेना चाहिए, जिसे कहते हैं नई समास। जिसे क्या कहते हैं? नई समास कहते हैं। हाँ, चलिए एक आपका है लास्ट, आपका नई समास। ये जो आप करेंगे नई समास, देखिए जिसका प्रथम पद निषेधवाचक हो, अर्थात प्रथम पद में या फिर अन जैसे उपसर्ग लगे होते हैं, उसे नई समास कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे अकर, देखिए और जैसे लगे नई समास है। जैसे अगोचर नई समास है, अछूत नई समास है, अकाल नई समास है, अचेतन नई समास है, अनजान नई समास है, अनदेखा नई समास है। जैसे अधीर नई समास है, अनादि नई समास है, और दिख रहा या फिर अन दिख रहा, तो अ या अन अगर से जुड़ा हुआ तो वो नई समास है। या एक और चीज आता है नकारात्मक भाव, या एक और चीज आता है नकारात्मक, नकारात्मक भाव वाले जो शब्द होते हैं वो आपका नई समास में आते हैं। ठीक है, अक्सर जो नकारात्मक भाव को उत्पन्न कर देता है वो भी नए समास में आते हैं। क्लियर? तो आपका नए समास को लेकर के भी क्लियर हो गया होगा। यदि यानी कि जिस जिस प्रथम पद में निषेधवाचक हो या प्रथम पद में अ या फिर अन्य शब्द जुड़ा हो, अ शब्द या फिर अन्य शब्द जुड़ा है, तो वे शब्द क्या होते हैं? वे नए समास होते हैं। तो चलिए आपको समास को लेकर के सारी की सारी जानकारी हो गई, सारी सारी जानकारी, और आपका समास क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपका कोई भी एक्सरसाइज लीजिए, उस एक्सरसाइज को बनाइए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे एक्सरसाइज के प्रश्न जो है जितने भी प्रकार से पूछे जाते हैं मैट्रिक के क्लासेस में, इंटर क्लास में, या कुछ अदर भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो प्रमुख प्रश्न है, उनको लेकर के हम पूरा सेट बना करके आपके सामने लेकर आएंगे अगले वीडियो में, जो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताइएगा, ये पूरा समास का चैप्टर आज आपका समाप्त हुआ, समास आपका समाप्त हुआ। ठीक है, समास आपका समाप्त हुआ। तो बताइएगा कैसा लगा समास आपका समाप्त हुआ। तो आप लोग बताइए कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।
ठीक है, तो इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो इसका पहले पार्ट 1 देखिए, और ये आपका पार्ट 2 हुआ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर के हमने पूरा वीडियो कवर कर, पूरा समास कवर कर लिया। समास आपका क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, ये बात कमेंट में बताइए। और यदि किसी बार कोई प्रश्न रह जाता है तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और पार्ट 1 का जो हो, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ देख लीजिएगा, या आप सर्च कर लीजिएगा समास पार्ट 1, फिर आपको चले आएगा। क्लियर? अगर आप नहीं तो नमस्ते वर्ल्ड 537 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल करके आप रख लीजिए, ताकि आपको अगर कोई भी नई वीडियो जाए तो सबसे पहले वीडियो पहुँचे, आप उसे देखे और कुछ नया सीखे। और हम इसी प्रकार से आपको हिंदी के और भी, गणित के भी, और अलग अलग विषय, आपको जिस विषय का जरूरत हो उस विषय का कमेंट करके बताइए, मैं उन विषय पर वीडियोज बना करके आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो की इसी जगह एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।